लगभग। अब आप लोगों के दिमाग में कि जैसे कल वाली क्लास जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना, तो आपके दिमाग में बार बार मैं एक चीज बोल रहा था कि अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप बेरोजगार हैं। लेकिन दिमाग में सवाल ये आता है कि सर आप ये बात कैसे कह रहे हैं। मान लीजिए सर, अगर आपका संविधान ही तो किसी बच्चे को काम करने से रोकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपके कल आप सवाल जो कर रही थी आप, जैसे एग्जाम्पल के लिए कल मैं नहीं बता पाया था, जैसे आपके मान लीजिए आपका संविधान ही कहता है कि 14 साल के छोटे बच्चे से आप काम, उससे कम बच्चे से आप काम नहीं करा सकते, तो सर क्या उसको आप फिर आप सर आप बेरोजगार क्यों कह रहे हैं? समझिए ध्यान से, वो एक मैं कल आपको जो बता रहा था वो एक व्यवहारिक परिभाषा है। अब उसी को मैं आज बताऊंगा कि कौन कौन उम्र के हिसाब से बेरोजगार में शामिल होगा और कौन कौन शामिल नहीं होगा। जैसे अपने देश की जो पॉपुलेशन होती है ना, जनसंख्या, जनसंख्या अपने देश में दो प्रकार से देखी जाती है। जैसे नहीं बोला जाता है कि चीन और जापान बूढ़ों का देश है और भारत एक युवाओं का देश है। तो हाउ कैन आई से, यानी हम लोग कैसे इस बात को कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है? तो सिंपल इसके लिए क्या है, भारत सरकार ने एक उम्र डिसाइड किया है। अब मान लिया भारत सरकार अब सबके घर घर जाकर नहीं पूछेगी बहनी आप काम करती हैं कि नहीं, कि चचा आप काम करते हैं कि नहीं, कि भैया आप काम करते हैं कि नहीं। अब घर घर जाके सरकार तो पूछेगी नहीं एक एक सिंगल लोगों से। तो जानते हैं जब बड़ा देश है तो बड़े देश के लिए एक एक जनगणना में सिर्फ एक एक लोगों से पूछा जाता है, और बाकी सारी चीजें जो होती हैं सैंपल और एवरेज के अनुसार होता है या प्रतिशत के अंदाजे में लगाया जाता है। तो अब सरकार क्या करती है, उसके लिए एक उम्र डिसाइड कर दी है। क्या कर दी है? उम्र डिसाइड कर दी है। अब उस उम्र को बोलते हैं वेप और डेप। क्या बोलते हैं? वेप और डेप। वही आज का क्लास रहेगा। और उसके साथ ही साथ आज हम लोग पूरा देखा जाएगा कि इस समय जो बेरोजगारी दर है उसके नवीन आंकड़े क्या हैं। तो अभी मैं जो आपको आंकड़ा बता रहा हूं, ये दो प्रकार से आंकड़े जारी होते हैं भारत के। एक होता है पर मंथ, यानी महीने के हिसाब से पर मंथ रहता है, और एक होता है वार्षिक आंकड़ा। तो आज का जो रिपोर्ट हम लोग जो पढ़ा जाएगा वो है वार्षिक आंकड़े के आधार पे कि भारत में बेरोजगारी दर कितनी है। सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी दर है वो हरियाणा में है इस समय। लेकिन अगर मंथली के हिसाब से लेटेस्ट देखेंगे इस महीने का जाकर फरवरी मार्च का, तो राजस्थान ऊपर आ गया है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे? वार्षिक वाला, ठीक है, इस आधार पर। लेकिन उससे पहले हम लोग देखा जाए कि व्हाट इज वेप एंड व्हाट इज डेप, ठीक है। तो ये है, समझिए। जैसे ये आप इसको आप ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी का ये करंट अफेयर है ना। मैं क्यों कहता हूं कि आप लोग कोई भी डायरेक्ट करंट अफेयर पढ़ने से पहले उसका कॉन्सेप्ट समझिए। अब आपको मैं कोई बेरोजगारी पढ़ाऊंगा तो फटाफट आप कनेक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसका बेस तैयार है। आप घर पहले लिंटर बनाते हैं कि पहले नींव बनाते हैं? और नींव में ज्यादा टाइम लगता है, नींव में ज्यादा मेहनत भी लगता है, नींव में ज्यादा सरदर्द भी होता है। नींव गड़बड़ तो लिंटर गड़बड़, कहानी खत्म। इसलिए जितना हो ना नींव पर ध्यान दीजिए। नींव मजबूत है तो परीक्षा के 20 सवाल आप नींव मजबूती से अपना निकाल लेंगे, 20 प्रश्न। और फिर तो जीएस वगैरह हवा पढ़ते रहिए। 20 क्वेश्चन हटा दिया जाए मैथ का आप लोगों क्लास में जो सुपर टेट में है, बाकी सारा कोई लिमिट है? सब अनलिमिटेड है ना। सब कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है। इसलिए आपको पूरा जितना कर सके करिए, जितना कर सके करिए, तो सब कम में है, ठीक। तो समझते हैं हम लोग पॉपुलेशन। अपने देश में ये जो पॉपुलेशन है इसको आप साथ साथ लिखते भी चलेंगे, यानी जनसंख्या। अपने देश में क्या होती है, जो देश है, जो सरकार है, जो जनसंख्या निकालने के लिए वो इस जनसंख्या को दो भागों में बांटती है, जानिए। अब उस जनसंख्या को, एक जनसंख्या को कहते हैं वेप और दूसरी जनसंख्या को कहते हैं डेप। ऐसे लिखेंगे, ये सारा कैपिटल होना चाहिए, WAP कैपिटल होना चाहिए, और डिपेंडेंट में ये डेप में क्या होना चाहिए? D कैपिटल, E स्मॉल और P कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तब लिखने का सही तरीका होगा। अब यहां पर वेब का मतलब होता है वर्किंग एज पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन, ठीक है। दूसरा डीप का मतलब होता है डिपेंडेंट पॉपुलेशन। डिपेंडेंट पॉपुलेशन हिंदी में से कहते हैं, सब जानिए। हिंदी अब मैं आपको यह भी अंदाजा बताऊंगा कि सरकार ऐसा करती क्यों है, आखिर क्या वजह है ना। वर्किंग एज पॉपुलेशन का मतलब होता है कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या। और डिपेंडेंट का मतलब होता है आश्रित जनसंख्या।
ठीक, अब बताइए, अब सरकार सबके घर जा जाकर पूछेगी चचा आप काम करते हैं कि नहीं, कि चच्ची आप काम करते हैं कि नहीं, पूछने जाएगी सरकार घर 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 बारी बारी? नहीं ना। अब वो उम्र से पता लगा लेगी। उम्र से क्या लगाएगी सरकार? ये कहते हैं, आप लोग देखते हैं कि नहीं, कई बार बोला जाता है कि भारत युवाओं का देश है, तो भारत में ये ज्यादा है। ये क्या है? भारत में ज्यादा है, भारत में। इसलिए भारत क्या बोला जाता है? युवाओं का देश। जैसे अंदाजा नहीं, आपको बचपन में पढ़ लिए वन लाइनर में कि कहीं किसी ने रटा दिया कि युवाओं का देश कौन, युवाओं का देश कौन, युवाओं का देश कौन, आपने रट लिया भारत भारत भारत। पूछा क्यों? सर रटाए थे। तो सर से आपने पूछा नहीं, सर बोल दिए थे कि जो मैं पढ़ाता हूं वही रट लो, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। जानिए क्यों भाई। कार्यशील जो जनसंख्या है उसके लिए सरकार क्या करती है कि 15 साल से लेकर, यहां पे लिखें आप, 15 वर्ष से लेकर के 64 वर्ष की आयु तक। कितने साल तक? 15 वर्ष से लेकर के 64 वर्ष की आयु तक की जनसंख्या को सरकार मानती है कि ये कार्य करने वाली जनसंख्या, यानी ये काम करती है। सरकारी जॉब में तो 60 के बाद रिटायरमेंट है, लेकिन अब प्राइवेट में जब तक चाहे तब तक आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बहुत से बड़े बड़े लोग 80 ईयर्स की उम्र में काम कर रहे हैं। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि 27 साल की उम्र में घर बैठ के पापा की और मम्मी की रोटियां तोड़ रहे हैं, है ना? बात समझ आ रही है? वैसे 25 साल के बाद घर की रोटियां नहीं तोड़नी चाहिए, अपनी खुद की रोटी तोड़िए, है ना? घर वाले कह रहे हैं कि ठीक है तोड़ते रहो, तो अलग बात है। ठीक, समझिए 15 साल, थोड़ा कड़क कड़क बोल देता हूं, सॉरी टू से। ठीक, 15 साल से लेकर के 64 वर्ष की आयु तक जो भी जनसंख्या होती, सरकार को क्या मानती है? ये कार्यशील जनसंख्या है, ये वर्किंग एज पॉपुलेशन है। अब जान लीजिए, कई सारी किताब में इसको 60 दे देता है, कई सारी किताब में इसको 59 देता है, कई तरह किताब के लेखक इतने महारथी 49 दे देता है। पता नहीं कहां से अलग अलग से ज्ञान लेके आए, दिव्य ज्ञान, कि 49 कर देते हैं। समझिए, ये 64 ही आपका सही है एक्चुअल में। क्यों सर, आप क्यों बोल रहे हैं कि आपका 64 सही है? समझिए, आप जानते हैं कि मैं कोई भी आंकड़ा जब लेकर आता हूं, या अभी कभी भी कोर्ट में जब जाएगा मैटर, तो सरकार कहेगी ना जो मैं बोल रहा हूं वही पढ़ना है कि नहीं? इस तरीके से तो समझिए। तो उसके लिए क्या है कि जब ये आप लोग देखते हैं कि आता है भारत का, जब भी बजट पेश होता है तो बजट से पहले क्या आता है? क्या आता है? ये भी सवाल है। वेरी गुड, इकोनॉमिक सर्वे आता है। कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। अब वो सर्वे कौन करता है? अच्छा, खोज कर बताइएगा। ठीक, समझिए ध्यान से, देखिए इधर इधर समझिए। तो ये क्या है, उसमें उम्र कितनी माना है? 64 साल। तो आप क्या मानेंगे? 64 ही मानेंगे। ठीक है, तो 15 साल से लेकर के 64 साल तक के वर्ग लोगों को सरकार क्या मानती है कि ये कार्यशील जनसंख्या है। और भारत में ये वाली आबादी ज्यादा है, इसीलिए भारत को बोला जाता है यूथ कंट्री, युवाओं का देश। भारत सरकारें अगर चाह दे ना, इस यूथ पॉपुलेशन इतना बढ़िया से अगर यूज कर ले, यूज शब्द गलत है, लेकिन मान लिया अगर इसका प्रयोग कर ले सरकार, तो भारत अगले 10 साल में कब्जा पूरे विश्व पर। लेकिन ठीक से अगर सरकार प्रयोग नहीं कर रही है, यह सबसे बड़ी विध्वंसक शक्ति बन सकती है। सरकार के ऊपर है कि इस युवा शक्ति का उपयोग करके या तो ताकतवर बन जाए या तो फिर विध्वंसक शक्ति बन जाए, है कि नहीं? ये है। तो ये सबसे यूथ कंट्री है भारत की। किसके नाम पे यूथ दिवस मनाया जाता है? हमारे हिसाब से सरकार एक बहुत सही आदमी को यूथ, क्या है, यूथ आइकॉन बनाई है। बहुत अच्छा करती है कि स्वामी विवेकानंद के नाम पर क्या मनाया जाता है? युवा दिवस मनाया जाता है। ये एक ऐसे संत हैं जो कि स्मार्ट भी हैं, फिटनेस भी और ध्यानी भी हैं। ये एक ऐसे संत हैं, इनके नाम पे युवा दिवस मनाना बहुत ही अच्छा काम है। ये एक ऐसा संत, इनके बारे में पढ़ेंगे बायोग्राफी ना, तो इनके बारे में क्या है, ये ऐसे संत हैं जो कि ध्यान भी करने को कहते हैं और फुटबॉल खेलने को भी कहते हैं। समझ आ रही है? सही बात। आज क्रिकेट और खेलते, क्रिकेट खेलना थोड़ा कम कर दिया, आजकल तो मोबाइल में लोग क्रिकेट खेल रहा है। वैसे फुटबॉल वगैरह का खेलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो अपनी स्टेमिना चेक करना चाहता है वो दो चीज करे, या तो रस्सी कूदे या तो फुटबॉल खेले। देखिए उसकी असली क्षमता का पता चल जाएगा। क्रिकेट कोई खेल थोड़े है, क्रिकेट तो बार बार सवाल उठता है क्रिकेट पे। क्रिकेट को एक प्रोफेशनल गेम में दे देना चाहिए। गेंद आई, खड़े हैं, आई, फेंक दिए। 11 लोगों की टीम है, पहले दूसरे खेलते रहे 9 लोगों को मौका मिला नहीं है, बराबर मौका मिला नहीं मिला, तो इसको प्रोफेशनल खेल का दर्जा दे देना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में फुटबॉल देखिए, 11 लोगों को बराबर मौका है, खेलो ना। 10 में अगर नहीं खेले वाले हैं ना, तो 10 मिनट में वही उलट जाएंगे। जबरदस्त स्टेमिना नहीं है क्या? जबरदस्त खेल है।
वजन ज्यादा बढ़ रहा है तो फुटबॉल खेलिए। ठीक, ये है। सब लोग सोचते हैं सर वजन वजन बढ़ने वाला के अंदर लांछन लगाते हैं। मैं इसलिए बोलता हूं कि वजन बढ़ने का मतलब है 10 रोगों को निमंत्रण देना। वजन जैसे ही बढ़ता है तब 10 रोगों को न्योता दे रहे हैं। न्योता सीधे सीधे अब कार्ड लिख के न्योता दे रहे हैं, क्या हो। ठीक, चलिए आश्रित जनसंख्या। अब देखिए यहां पर क्यों 15 से ऊपर रखा गया, क्योंकि आपके संविधान कहता है आप उससे नीचे काम नहीं करवा सकते। उसके लिए राइट टू एजुकेशन भारत में लाया गया है ना, शिक्षा का अधिकार। आप उनसे काम नहीं करा सकते। शिक्षा का अधिकार में क्या है कि 2 किलोमीटर के अंदर जितने भी स्कूल होंगे कोई बच्चा निःशुल्क अपनी पढ़ाई कर सकता है, अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन। बाद में इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। कब कब 2002 में। कुछ भी बोलते हैं ना, ये भी खोज कराइए। कुछ ही बताऊंगा नहीं आंसर, सब खोज कराइए। 2009 में मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया। चलिए आइए 15 वर्ष से लेकर के 64 साल तक बेसिक सवाल आप लोग नहीं आता है, बड़ी बड़ी सवाल कहां से आएंगे। ठीक, आश्रित जनसंख्या। आश्रित जनसंख्या में क्या है, 15 वर्ष की आयु से कम। लिखिए यहां पर 15 वर्ष की आयु से कम और 64 वर्ष की आयु से अधिक। ये लिख लीजिए 64 वर्ष की आयु से अधिक, इतना सारा है। भारत में पॉपुलेशन 2 प्रकार से होती है, एक यूथ, एक आश्रित। चीन में ये वाली ज्यादा है, नीचे वाले। जापान में ये वाली ज्यादा है, क्योंकि वहां पर संतानें जन्म लेने की संख्या क्या हो गई है, कम हो गई। जापान में तो एकदम कम हो गई है। वहां पर लड़कियों ने वहां पर नई प्रथा शुरू कर दी है, गोद लेने की, अडॉप्ट करने की। इसलिए वहां पे आबादी क्या होगी, पूरी जनसंख्या। जो लोग आए हैं वही रह जाएंगे, नए नहीं आएंगे। हो जाएगा, यही तो बात है, समझिए। जैसे ही लगेगा, वेरी गुड क्वेश्चन, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाना है। इनके सवाल में देखिए दिमाग में आंसर है। इसीलिए जब वो बिल जब पास होगा तो कुछ समय के लिए होगा। जैसे ही लगेगा बूढ़ों की संख्या बढ़ गई, फिर सरकार थोड़ी छूट देगी, बढ़ा लो, भगवान को दोष दे लो। जनसंख्या अपने बढ़ाओ, लेकिन किसको दोष देना, भगवान को। फिर जब बढ़ जाएगी तो फिर जनसंख्या क्या करेगी, नियंत्रित करेगी। ये सतत प्रक्रिया है, बढ़ा रोको, घट गया फिर बढ़ा लो, समझ रहे, चलता रहेगा। जैसे अकॉर्डिंग टू चीन में देखेंगे सरकार, आपको 7-8 साल पहले न्यूज में आया था कि चीन अपने क्या कर दिया था, एक से अधिक किसी की संतान हुई तो वहां पे रोजगार, नया कोई काम, सब कुछ में बैन लगा दी थी। तो हालत ये खराब होगी, चीन उस समय बूढ़ों का देश कहलाने लगा। पहले जापान कहलाता था, बाद में बूढ़े होने लगे, क्योंकि हुआ क्या, जो लोग आए वही रह गए, नई संतानें आ ही नहीं रही थी। फिर सरकार को लगा चीन के लोगों का यार गड़बड़ हो रहा है, तो फिर सरकार ने वहां पे छूट दिया, नहीं एक नहीं अब 2। बात समझ आ रही है। तो चलता रहेगा, घटता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अभी सरकार रोक रही है, ठीक, जब रुक जाएगा फिर सरकार कही ठीक। बात समझ में आ रही है। ये ऐसे चलते, इसीलिए सरकारें आप चुनते हैं ना, इसीलिए सरकारें चुनते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबको लेकर चले। तो ये था, ठीक। अब हम लोग पढ़ा जाएगा करंट अफेयर इसका। तो देखिए एक संस्था है जिसका नाम है CMIE, बताऊंगा इसके बारे में। एक संस्था है जिसका नाम है CMIE, सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर, आई का मतलब है इंडियन और ई का मतलब है इकोनॉमी, सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी। इसकी स्थापना हुई थी 1976 में, सब लिखवाऊंगा। ये क्या करती है, हर साल ये 2 तरीके से, एक वार्षिक आधार पर और एक मंथली आधार पर बेरोजगारी के आंकड़े जारी करती है, ठीक। अब एक झारखंड का हाल ही में एक प्रश्न आया था, और प्रश्न इतना दमदार था। आप लोग जानते हैं कि सुसाइड आत्महत्या। अच्छा, आत्महत्या से रिलेटेड एक और सवाल बना कि भारत में कौन सा एक बिल आया था, लिविंग बिल। वेरी गुड है, लिविंग बिल। ये जो भारत में सुसाइड का मुद्दा बहुत दिनों तक चला था। अच्छा, को अपने भारत में लोग गजब है, कोई बड़ा आदमी मारता है तो बड़ी लोग चर्चा करते हैं, और रोज किसान लड़के मर रहे हैं कोई चर्चा नहीं करता है। आप लोग देखेंगे जब लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में एक हीरो, कौन सा हीरो था, ये सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई थी सबसे ज्यादा बवाल वो मचाया था, वो आर रिपब्लिक वाला।
है ना, रिपब्लिक वाला। रिया चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, पूरा लग रहा है कि टीवी पे कुछ है ही नहीं। रिया चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती उसके बदले और ज्यादा फेमस हो गई। हीरो के लिए ना अच्छा और खराब पब्लिसिटी मतलब नहीं। हम लोग आम लोग हैं, आम लोगों को खाली चाहिए हमारे समाज में खाली बड़ा इफेक्ट चाहिए। रिक्शा वाला के देखो, देखा बाबू पैसा तो ना कमाई लेकिन इज्जत बहुत कमाइला है। देखा कहाँ बात समझ में आ रही है? बड़े लोग इंटरेस्ट के लिए लड़ते हैं। बात समझ में आ रही है? बड़े लोग क्या इंटरेस्ट के लिए लड़ते हैं। सही बता रहा हूं। मध्यम वर्गीय परिवार एक चीज बचाता है जो उसके पास है ही नहीं, जिसका नाम है इज्जत, और जो उसके पास है ही नहीं है। तो कहां पर था मैं? हाँ, सुसाइड पर। समझिए ध्यान से। तो सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई थी तो सुसाइड को लेकर इतने मुद्दे सामने आए थे, लेकिन वही आज युवा अपने देश में इतने ज्यादा आत्महत्याएं कर रहे हैं, जिसको लेकर भारत सरकार या कोई भी चैनल वाला सब आंकड़ों को एकदम चुप ठंडे बस्ते में रखता है। तो झारखंड के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, कितना जबरदस्त क्वेश्चन था और कठिन था। सीधे आंकड़ा पूछ दिया था कि हाल ही में जारी CMI के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में युवा में जो बेरोजगारी से प्रभावित होकर युवाओं द्वारा कितनी मौतें हुई हैं। सीधे अमाउंट पूछा था। अमाउंट मतलब नंबर, कितना नंबर पे, 3845 ऐसे पूछा था। अब आपको बता रहा हूं मैं। तो पहले हम लोग सुसाइड वाला समझेंगे। तो क्या करती है CMI संस्था ना, आंकड़ा जारी की 2018, 2019 और 2020 का। भी 21 का आत्महत्या वाला नहीं आया है ना। देखिए इस जब आंकड़े जारी किया गया सरकार ने, तब लोग जानते हैं कि आत्महत्याएं के रीजन कई सारे रीजन है। पहला देखते हैं किसान ने ऋण लिया, खेती अच्छे से अनाज नहीं हुआ। जो ऋण वाला है वो तो ऋण लेगा ही। तो उसने क्या, किसान जब खेती है, खेती के लिए अब कितना मेहनत कर लें, बारिश ही हो गई बिना टाइम पे ओला ही पड़ गया, बिना टाइम पे शीतलहरी गायब हो गई। जैसे इस बार देखिएगा शीतलहरी बहुत पहले इस सीजन में चला गया। इस बार देखिएगा गेहूं का रेट, अगर सरकार ठीक चली तो ठीक है, वरना गेहूं का रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि शीतलहरी बहुत कम पड़ी। गेहूं के लिए लास्ट टाइम शीतलहरी बहुत जरूरी होता है। शीतलहरी पड़ी नहीं, देखे बहुत जल्दी से, ठंडी में कहां शीतलहरी पड़ा, तो गायब जब शीतलहरी हो गई तो देखेंगे इसका प्रभाव। देखना जो गेहूं का जो बीज है वो पतला है, और जब पतला होगा तो कम है, जब कम है तो सबकी मांग ज्यादा है, तो गेहूं सबको चाहिए, तो क्या होगा, दाम महंगा होगा। सरकार इसमें कुछ कर देती, सब्सिडी वगैरह देती तो ठीक है। अब मान लिया कोई किसान अगर उसको लेकर ऋण लेकर खेती किया, जब किया तो क्या होगा, हो पाएगा? जब किया तो अनाज हुआ नहीं, अब पैसा कई लाख लोन ले चुका, तो वो क्या करता है अंतिम में, आत्महत्या। अब सब तो नहीं, लेकिन जाए तो लोग क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ये भी रीजन होता है। दूसरा रीजन एक देखते हैं, अक्सर लोग शादियों के लिए, ये तो अलग बवाल है, शादियों के लिए सबसे ज्यादा बोझ होता है। पता चले शादी की लड़की के लिए पूरा, ज्यादातर लोग लड़की के लिए पूरा शादी पर रखे हैं, पैसा के लिए उसी खर्च किए, इतना उधार ले लिए समाज को दिखाने के लिए, इतना ज्यादा उधार ले लिए कि अब उसको भरने के लिए वो ही भर रहा है, अब उनका लड़का भी भरेगा। भरते भरते वो क्या कर, इतना प्रेशर हो गया, कोई शादी जैसे बीती, शादी तक कोई नहीं बोलेगा, लेकिन जब भी शादी बीतेगा, सर वो मेरा पैसा दे दीजिए, मेरा पैसा दे दीजिए, इतना टॉर्चर होंगे आपकी, लास्ट दिखता है कि चलो भैया आत्महत्या ही कर लो। एक ये कारण होता है ना। लेकिन ये है, अगर उतना खर्चा हो ना, जितना लड़कियों को लोग शादी के लिए खर्च करने के लिए रखते हैं, अगर उतना पैसा में अगर वो पढ़ा दें तो बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत सारा सिस्टम बदल जाएगा। अब ये नहीं कि सर ऐसा सब कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे बदलाव बहुत बड़ा आएगा धीरे धीरे, है ना। तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन ये सबसे खतरनाक रीजन, दिल टूटने का। ये भी एक रीजन है, हंस कह रहा है, सही बात है, दिल टूटा, आत्महत्या कर लिए। दैट कॉल्ड मजनू। और मजनू टाइप एक गाली है, इतिहास में मजनू क्या है, एक गाली है ना। तो दिल टूटने पर भी। और चौथा कारण क्या होता है, देखें इलाहाबाद में जल्दी में घटना हुई थी कि कई सारे लड़के, एग्जाम छूट जा रहा है किसी का, या रोजगार नहीं मिल रहा। मान लीजिए आप लोग तो यहाँ रह के अपने घर पे रह के पढ़ रहे थे, ठीक है, प्रेशर कम है, जिसे आपको घर का जो एक प्रेशर क्यों है, क्यों घर का बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आ पा रहा, क्योंकि आप घर पे रह रहे हैं, घर वालों का आपके ऊपर बहुत खर्च कम हो रहा है, बस मंथली फीस ना हो रहा है ना। घोसी में लोकल जगह कोचिंग चलती, ठीक है, कम से कम कुछ ना हो, इतना तुमको संतुष्टि है कि चलो अपने यहाँ कितने लोगों को हमारे यहाँ व्यवस्था मिल जा रहा है, इलाहाबाद के जैसा, उसे कम तो नहीं। हाँ एसी उसी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप नॉलेज से कंपेयर कर लीजिएगा, आई चैलेंज यू, ठीक, आपको चैलेंज कर रहे हैं, जाकर कंपेयर कर लीजिएगा कहीं से, है ना। जैसे यहाँ पे कई मऊ में कोचिंग वाले हैं, उनको बड़ा शर्म आती है, उनको लगता है कि अपने इलाके पर उनको ना शर्म आता है, मन करता जाकर पकड़ के उनको 2-3 बार पकड़ के समझाओ, समझ रहे हैं। ऐसे लिखते लोग, यही के हैं, घोसी के हैं, कोई मऊ का है, चाहे कोई यहाँ कोपागंज का है, चाहे पिड़ोल का है, चाहे यहाँ का कोई है, लिखेंगे
फैकल्टी फ्रॉम दिल्ली, फैकल्टी फ्रॉम प्रयागराज, फैकल्टी फ्रॉम कानपुर। अबे तुमको घोषी लिखने में शर्म आ रही है क्या? मत तुमको अपने जगह से शर्म आ रही है, तुम वहीं के ना हो तो लिखो, क्या शर्म है? ऐसा थोड़े कि प्रयागराज लिख देने से उनके 4-5 दिमाग हो जाएंगे, रावण की तरह मस्तिष्क हो जाएंगे क्या? लेकिन अजीब सी बात है, घोसी का टीचर है, यहां का टीचर है, कोपागंज का टीचर है, यहां का टीचर है कि नहीं, पिड़वल मोड़ का टीचर है, लिखेंगे फैकल्टी फ्रॉम दिल्ली, फैकल्टी फ्रॉम कानपुर, फैकल्टी फ्रॉम प्रयागराज, है ना? हमको भाई अपने घोसिये पे गर्व है, बलिया पे गर्व है, काहे लेकिन इतना नौटंकी कर रहे हो? एक से एक है, समझ आ रही है? लेकिन क्या कहा जाए, कोचिंग वाले नाटक करते हैं, होता है सब जगह, और लड़के भी अट्रैक्ट होते हैं, अरे भैया इलाहाबाद से आइला 4-5 कान होता है, ठीक इस तरीके से। तो अब देखिए उसमें आंकड़ा ये बताया गया कि जो 2018 में कुछ लड़के आत्महत्या किए, 2019 में भी उससे अधिक आत्महत्या की, और 2020 में 3000 से अधिक लड़के आत्महत्या किए। यानी सरकारें इस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रही है। आप देख रहे हैं कि एक तरफ बड़ा खुश होकर बोला जा रहा है कि युवा आबादी वाला देश है, लेकिन युवा आबादी आत्महत्या कर रही है, ये सरकारों को नहीं दिख रहा है, और देखना चाहिए। नहीं देखेंगे तो होता है कि यही गलत रास्ता अपनाते हैं लोग, है कि नहीं? अब सब सुभाष चंद्र बोस की मेंटलिटी का नहीं ना है, कुछ ओसामा बिन लादेन की मेंटलिटी के है कि नहीं? तो ये है। अब किसी बचपन में बच्चे के साथ 2 घटना घटी, मान लीजिए कोई बचपन में है और उसके पापा को कोई बड़ा गुंडा आके पीट दिया, बहुत ज्यादा मारा, बहुत ज्यादा पीटा। अब उस बच्चे का 2 तरीके के बच्चे का दिमाग हो, अब उसके दिमाग में बदले की भावना आएगी। अब बच्चा 2 तरीके से सोच सकता है, 2 तरीके। एक बच्चा सोचेगा कि हम IPS बनो, बड़ा होकर तब इनको मैं समझाऊंगा, और दूसरा ये कह सकता है वो तुरंत उठा लेगा कट्टा, तुरंत गुंडा माफिया बन सकता है। तो वही कंडीशन हुआ, लेकिन 2 बच्चे 2 तरीके सोचे ना, तो वही युवा आबादी जो है गलत ट्रैक पर जा रही है सभी। तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है युवाओं की, ये समझना पड़ेगा। तो सरकारें नहीं समझ रही, वरना दिक्कत होना है। बात पहुंचाइए सरकारों तक इसको, ठीक? ये हम तो पढ़ाई के माध्यम से पहुंचाएंगे ही, ठीक? ये है, हमको तो बोलेंगे सब पाकिस्तान चले जाओ, कोई बात नहीं, चले जाएंगे, इसमें कौन टेंशन है, घूम के चले आएंगे। हर बात का जवाब रखिए, ठीक है ना? हर बात का एक बहुत अच्छा जवाब है ना? मैं सांवला हूं, हाथ तो, है ना? मेरी नाक चौड़ी, हाथ तो, किसी का बाल झड़ गया, हाथ तो, है ना? मैं मतलब कि कुछ मान लो किसी चीज आप गरीब है, हाथ तो। बहुत अच्छा जवाब है। चलिए अब देखिए, अब लिखना है, लिखिए, एक लिखिए कॉपी पर, कुछ बोल रहा हूं उसको नोट डाउन करते जाइएगा। CMI के जारी आंकड़े के अनुसार भारत में बेरोजगारी से पीड़ित आत्महत्या करने वाले युवाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ये बहुत सोचने वाले आंकड़े हैं। युवाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। हाल ही में जारी CMI के आंकड़ों के अनुसार, मैं कहीं देखकर तो बोल नहीं रहा हूं, CMI के आंकड़ों के अनुसार, कुछ बोला हूं, लिख लीजिए, बोल दीजिए। हाँ, वृद्धि हुई है, ठीक। अब इसको आप लिखें ईयर वाइज, लिखेंगे 3 साल का, वर्ष 2018, वर्ष 2019, वर्ष 2020। इसको मैं भी देखकर लिखूंगा, क्योंकि आंकड़ा अगर एक भी इधर उधर हुआ तो आपका एग्जाम में गलत हो सकता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के एग्जाम में सोचिए कितना क्रिटिकल, सीधे नंबर पूछ दिया था, तो कुछ भी पढ़िए आप, सब कम है। तो लिखिए, इसमें जो पहला आंकड़ा है, 2018 में भारत में 2741 युवा आत्महत्या किए। अब आपको लग रहा होगा सर बहुत कम है, तो आत्महत्या का कौन सा हिस्सा है ये? सिर्फ युवा, जिसने किस लिए, दिल टूटने वाला नहीं है ये, कौन सा है? पढ़ने वाला लड़का है, जो देश के लिए कुछ करना चाह रहा था, वो चला गया है। दिल टूटने वाला, जुड़ने वाला नहीं है ये, मजनू टाइप नहीं, ये पढ़ने वाला लड़का था जो चला गया। कितने? 2741 में ये है। 2019 में
2851, 2851। तीसरा है 3548, 3548। क्या नंबर घटा है कि बढ़ा है? थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ा है। अरे सब छोड़िए, हम अपने कोचिंग की हालत बता रहे हैं। हम जब ये लॉकडाउन जब लगा था ना, लॉकडाउन, तो उसमें हुआ ये कि जो जो लड़के कुछ हमको जो कोचिंग में पढ़ते थे, जब लॉकडाउन जब लगा, और लॉकडाउन लगने के बाद जब पीटी का जब एग्जाम आया था, जब पीटी का एग्जाम आया था, तो उसमें करीब 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 हमको लग रहा है 1500 लड़के, जैसे कोचिंग जब नया बैच जब खुलता है तो फोन जाता है ना कि नया बैच शुरू हो रही है, उसमें 1500 लड़कों ने ये जवाब दिया कि सर हम बाहर चले गए। तो कहा है भाई, सर घर पे कोई है नहीं, कोई कमाने वाले नहीं, तो कुछ लड़के दिल्ली बंबई चले गए। समझ में आ रही बात? चले गए लॉकडाउन की वजह से। वो सबकी, उसमें किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है? सब गलती चाइना की है। किसकी गलती है? चाइना वाले की। हमारा सरकार का तो है, ये है, इसे इनको तो मैंने पूछना ही है। अब चाचा से क्या सवाल किया जाए? हाँ जी, कुछ कहना चाह रही हैं? कौन ये? अच्छा, कौन कैसे आत्महत्या किया है? अच्छा, वेरी गुड, तो सही तो है। जैसे आप मान लीजिए एफआईआर होता है, एफआईआर जब मान लीजिए कोई, मान लीजिए 4 लोग आत्महत्या की, तो उसमें होगा ना, पता चलेगा। किसान आत्महत्या करेगा, उसका रीजन पता किया जाएगा, क्योंकि माली हालात क्या थी, ऋण लिया था क्या, तो उसमें शामिल हो जाएगा किसान में। तो अरे तब जब रिपोर्ट लिखी जाती है, रिपोर्ट जब, जैसे मान लीजिए आपके इलाके में किसी ने सुसाइड किया, तो आपको पुलिस वाला बताएगा थोड़े कि इसलिए मरा था, जान लो, बता। लेकिन जब एफआईआर दर्ज होगा तो उसमें कारण बाकायदे बताया रहेगा, तो एफआईआर के आंकड़ों सरकार पता लगा लेती है। हाँ, दवा ही लेते हैं, बिल्कुल। हाँ, दवा लेते हैं लोग। बहुत करप्शन है, इसीलिए बोलता हूं, करप्शन खाली सरकार में, करप्शन हम लोगों में भी है, रोम रोम में बसा है ना। चलिए, तो लिखिए, 2018 में 2741, 2019 में 2851, 2020 में 3548। ठीक है, ये है। अब आगे, अब लिखिए बेरोजगारी के इस साल के आंकड़े। हाँ जी, सीएमआई का ऑफिस लिखवाऊंगा मैं, सीएमआई के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा, स्थापना कब हुई थी, क्या हुआ था, फुल फॉर्म निकला था यही है, सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक, समझिए ध्यान से। अब जानते हैं कि इस बार बेरोजगारी के आंकड़े, ये तो आत्महत्या के थे, युवा आबादी के। अब बेरोजगारी के आंकड़े लिखने से, बोलने से, अगर कई जगह बोलेंगे, हो सकता है बहुत लोग आपके खिलाफ भी हो सकते हैं, जो सुनना नहीं चाहेंगे, है ना। तो अगर आप कमियों का नहीं सुनते हैं तो फिर बेकार है, सुनना पड़ेगा सरकार को, खूब बढ़िया सुनना पड़ेगा। ये आंकड़ा बता रहा है कि देश के यूथ कहां जा रही है, समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड है। अब लोग इसमें अब ज्ञान देंगे कि अरे यार युवा है तो आत्महत्या, उसके पास यही रास्ता था क्या? तो सरकार क्यों चुने हैं? सरकार आप इसीलिए चुनते हैं कि वो सबका देखे, सबको लेकर चले, है ना, इसीलिए सरकार आप चुनते हैं। ठीक, चलिए आते हैं। अब देखिए, इस बार जो आंकड़े जब हुआ, जब बेरोजगारी के आंकड़े जब जारी होते हैं, तो आपके लिए देखिए ध्यान से, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। जैसे कि इस बार सरकार ने ये कहा, इस संस्था ने, सीएमआई ने, कि इस बार भारत में बेरोजगारी लोगों की संख्या, बेरोजगार लोगों की संख्या 5.3 करोड़ है, जिस पर वर्ल्ड बैंक ने उंगली उठाया है। वर्ल्ड बैंक ये बोला है कि जो आंकड़ा है ये पूरी तरीके से सही नहीं है। मुझे भी लग रहा है इससे अधिक होगा। 5 दशमलव, महिला बहुत ज्यादा है, 5 दशमलव, समझिए ध्यान से, 5.3 करोड़ लोग भारत में अभी क्या है, बेरोजगार है। और भारत में बेरोजगारी 7.31% है, जो लगभग 7.4 आप कह सकते हैं। तो ये जो आंकड़ा जारी हुआ, तो इसमें आप ये बताइए, आपको करंट अफेयर में अगर आपको पढ़ना है तो आपको क्या क्या इसका पता करना चाहिए, बताइए। जैसे कि अमित सोचकर बताइए, मैंने आपको आंकड़ा बताया, इसको आप कैसे पढ़ेंगे? मान लीजिए मैं आपको नहीं पढ़ाया, आप मान लीजिए आप पढ़ते नहीं, आपको कोचिंग आने की व्यवस्था नहीं है, तो आप इस मुद्दे को कैसे पढ़ेंगे? कि मैंने बोला कि भारत में बेरोजगारी दर की, बेरोजगार लोगों की संख्या 5.3 करोड़ है, जिसमें भारत की बेरोजगारी दर 7.31% है। तो इसमें आप और क्या पढ़ेंगे जिससे आपका करंट अफेयर तैयार हो? जानना चाह रहा हूं कि अगर आप कोचिंग न भी आए तो आप घर पे कैसे पढ़ें। वह टोटली आप स्वार्थ थोड़े आपसे मेरा, मैं, मुझे पता है, देखिए मैं आपके लिए, हाँ जी, ये ठीक, ये करंट अफेयर नहीं है। ठीक, ठीक, और आपके हिसाब से सुनीता जी क्या क्या हो सकता है? नहीं, ठीक, आपके हिसाब से पीछे नहीं,
नहीं, कोई ऐसे कर लेते हैं सर जिन्ना देखें। अच्छा वो बताइए कब जाए? ना हम पूछ रहे हैं अभी, कहाँ बताइए, आई देखा ना, बताना है आपको। अब बताइए अलंकार। कब जारी करती है, कैसे जारी करती है, और जो मॉडलिंग हो रही है वो किस वजह से हो रही है? करंट अफेयर नहीं है। और हाँ हाँ, कुछ बता रहे थे, कहाँ कहाँ आवाज, हाँ बताइए। वेरी गुड, ठीक। और अकॉर्डिंग टू सुपर टेट एग्जाम, बताइए तो आप। बेरोजगारी दर लेटेस्ट रिपोर्ट। वेरी गुड, अभी तो हम बता ही रहे, इसके अलावा और क्या क्या पढ़ेंगे बताइए, क्या नाम है, सुमन, कहाँ सब दिमगिया रहेला। ठीक ठीक, वेरी गुड। अब आइए लाइन पे, अब सही ट्रैक पकड़ लिए आप, चाहे सभी लोग पकड़िए, देखिए ध्यान से। इस आंकड़ों को लेकर आप क्या क्या पढ़ेंगे, हाँ आप भी बता लीजिए। हम युद्ध ना लड़ब। इतिहास में दो लोगों का नाम, एक राणा सांगा हार गया, इतिहास में फिर भी उसकी बहादुरी का नाम है। एशिया की सबसे बड़ी एक सेना थी, यहां जलंधर की कहा कि एक सेना थी, राजा कौन थे, राजा कोई सिंह करके थे, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी सेना रखते थे, अंग्रेजों को तलवा चाटते, आज तक उन्होंने कोई सेना डांस करने के रखे हो, लड़ो, आज तक नाम सुने आप, लेकिन राणा संगा का आप नाम बार बार सुने हैं। इतिहास में उसका भी नाम होता है जो हार गया लेकिन लड़ा, इतिहास में उसका किसी का नाम नहीं, बहुत बहादुर थे, कभी तलवार नहीं उठाए। आपके लिए कहानी थी ये, ठीक, सच बता रहा हूं मैं। इतिहास में उसका भी नाम है जो हारा, जेलेंस्की नाम रहेगा उसके इतिहास में, हारा जीता क्या किया वो भाड़ में जाए, नाम रहेगा। समझ रही बात, ये है। परीक्षा दीजिए, सेलेक्ट होइए चाइना, लेकिन खुद से इतना यकीन हो कि यार हम मेहनत किए थे, 100% हम किए थे, अपना पूरा जोर लगाए थे, ये होना चाहिए आपका। अगर आपका नंबर कटे भी तो दशमलव में कटेगा, वो हो कसक रहे अगली बार धुआं धुआं करने के लिए, पता चले कितना नंबर से बाहर, भाई नहीं आप 45 नंबर से, मन करेगा। फिर अंतिम में छोड़ा ही, पढ़ाई उड़ी हमारे पास का ना नहीं कहेगा आदमी। ठीक, समझिए अब इसको कैसे पढ़ेंगे इस आंकड़े को। अगर आप कोचिंग नहीं आते हैं, कभी हर चीज में नहीं पढ़ाऊंगा आपको, कुछ चीजें आपको अपनी पढ़नी पड़ेंगी। कैसे पढ़ेंगे इस आंकड़े को, इस आंकड़े में ये देखेंगे आप कि भारत की बेरोजगारी दर, बेरोजगारों की संख्या कितनी है, भारत की बेरोजगारी दर कितनी है। फिर उस बेरोजगारी दर में ये देखेंगे कि महिलाओं की बेरोजगारी दर क्या है, पुरुषों की बेरोजगारी दर क्या है। फिर उसमें आप ये देखेंगे कि शहरी बेरोजगारी दर कितनी है और ग्रामीण बेरोजगारी दर कितनी है। फिर आप ये भी देखेंगे कि शहरी में महिलाओं कितना है और पुरुषों कितना है, ग्रामीण में महिलाओं कितना है और पुरुषों का कितना। समझ में आया मोहतरमा, तब होगा इसे पढ़ाई, अभी लिखने के बाद। ठीक, चलिए आगे तो लिखिए, बस साथ साथ में चार्ट जो बनाऊंगा, अब साथ साथ में चार्ट आप बनाते हुए चले जाइएगा। लिखिए, बेरोजगारों की संख्या, बेरोजगारों की संख्या कितनी है, 5.3 करोड़, 5.3 करोड़। अब इसमें 2 जाएगा, महिला 1.7 करोड़, पुरुष 3.5 करोड़। आगे दशमलव में था इसलिए 5 रहेगा, क्योंकि दशमलव के एक अंक तक है ना, आगे दशमलव भी तो होगा ढेर सारा, इसलिए वो हो जाएगा इतना। ठीक है, ये है किसका, बेरोजगारी दर में महिला और पुरुष का ये आंकड़ा है। हाजी, इसी साल का है, 2021 का, 2022 का तो अभी आएगा नहीं, ईयरली वाला, दिसंबर में जारी किया गया आंकड़ा है, दिसंबर 22 दिसंबर 2021 को ये जारी किया गया आंकड़ा। अगर आपको इतना याद करना हो जरूरत नहीं है, लेकिन 22 दिसंबर 2021 का ये आंकड़ा है जो आपको मैं बता रहा हूं, ये ईयरली है, आपके एग्जाम में यही आएगा। फिर आप अब इसमें लिखें, फिर यहाँ पे दूसरा चार्ट बनाइए, लिखिए बेरोजगारी दर,
7.31%। 7.31%। नहीं 7.4 होगा, 4 को आप 9 नहीं पढ़ लिए हैं, चश्मा सही से लगाइए। 7.31%। इसमें लिखिए, वही तो मैं बोल रहा हूं, आप जिस मंथली का पढ़ रही होंगी, हम बता रहे हैं कौन सा, ईयरली। ठीक, अब लिखिए इसमें अर्बन, अर्बन माने शहरी, रूरल यानी ग्रामीण। तो लिखिए शहरी का है 7% और ग्रामीण का है 7.9%। ठीक है, शहरी का है 7% और ग्रामीण का है 7.9%। अब इसको बांटेंगे किसमें, मेल और फीमेल में। मेल फीमेल, मेल फीमेल। इसमें अर्बन में लिखेंगे महिलाओं का जो बेरोजगारी दर है, ये पुरुषों का, वो 6.6% है पुरुष का, और महिलाओं में ये जानते हैं बेरोजगारी दर अधिक है, 10.3 है। और रूरल में पुरुष का 6.8 है। आपको ये आंकड़े ऐसे ही याद होने चाहिए, जैसे आप यहां पर एक बार लिख रहे हैं, एक बार देख रहे हैं, एक बार लिख रहे हैं, और वह घर पर अगर बिना देखे लिख लेते हैं तो आपको हमेशा के लिए दिमाग में चिपक जाएगा। एक मेहनत करना पड़ेगा इन सब के लिए, क्योंकि तथ्य हैं और तथ्य सत्य का द्वार होता है, द्वार है। ठीक, 19.9%। कुछ अंदाजा लगा, कुछ समझ पा रहे हैं एक चीज का। अब देखिए, सोचना इसी कहते हैं। शहरों में महिलाओं की स्थिति 10 है, गांव में 19.9 है। इससे आप क्या अंदाजा लगाए, देखिए महिलाएं यानी गांव पर महिलाएं आपको कहां दिखती हैं, काम पर नहीं दिखती हैं, गृहिणी है ज्यादा। शहरों में महिलाएं ज्यादातर काम कर रही हैं, कोई ना कोई काम एक कर ही रही हैं वो। तो समझिए ग्रामीण में जो महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं सबसे वहां पे बेरोजगारी दर दिख रहा है गांव के महिलाओं में। तो इससे एक चीज निकल के आया कि महिलाओं, गांव की महिलाओं में डिपेंडेंसी ज्यादा है, और जहां डिपेंडेंसी वहां पर शोषण, यानी एक चीज समझ के आया। इसीलिए देखिए गांव में महिलाओं को उतनी आजादी नहीं है। मैटर क्या फैक्ट करता है, अंतर, पैसा। इसलिए बोलता हूं इतिहास पढ़ने के बाद हमको ब्रह्म ज्ञान मिला, उस ब्रह्म ज्ञान का नाम है E इक्वल टू ई, इकोनॉमी इक्वल टू एम्पायर। ये सब ब्रह्म ज्ञान है। इतिहास को ना, इसे एनसीईआरटी को घोलो, बोतल में डाल के पी जाइए। ठीक, ये है इतना सारा आंकड़ा। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब इसमें यह देखा जाए कि ये जो बेरोजगारी दर के जो आंकड़े आए हैं, इसमें दो तरीके से आबादी हो जाती है। इसमें अब आबादी में भी दो तरह के बेरोजगार, एक बेरोजगार जो कि बेरोजगार तो हैं लेकिन वे एकदम एक्साइटेड हैं और खोज रहे हैं कि हमको रोजगार कहीं से चाहिए ही चाहिए, और एक बेरोजगार कह रहे हैं ठीक है मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। जैसे आप में से कुछ लोग आते होंगे, कैसे भी हमको भैया, कैसे भी सुपरटेंडेंट को निकालना है, कैसे भी जीना मरने की बात है, कुछ है ठीक है, आया है मास्टर साहब को पैसा दिया हूं, खरीद लिया हूं, हो गया ना। तो रोजगार किसको मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे, जिसको चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ये इसमें दो तरीके आंकड़े लिखिए, उसको 2 लाइन लिखवा रहा हूं, लिखिए मेरे साथ। लिखिए 5.3 करोड़ में से 5 कम चलाइएगा, 5.3 करोड़ में से 3.5 करोड़ लोग लगातार काम खोज रहे हैं। 5.3 करोड़ में से 3.5 करोड़ लोग रोजगार खोज रहे हैं, लगातार रोजगार खोज रहे हैं, लगातार जोड़ लीजिएगा, लगातार रोजगार खोज रहे हैं। यानी ये कैसे लोग हैं, हमको रोजगार चाहिए ही चाहिए। जीवन में आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, जीवन में आपको वो मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। समझ में आ रहा है, ये है। चलिए अब जिसमें इसमें जो 3.5 करोड़ जो आंकड़े हैं, अब देवीय लोगों की बात हो जाए, किसकी, देवी लोगों की, जिसमें सिर्फ 80%, 80 लाख लोग आप लोग हैं, जिसमें 80 लाख महिलाएं शामिल हैं। सर्वे जिसमें 80 लाख महिलाएं हैं। ठीक, अब दूसरा एक लाइन छोड़ के
एक लाइन नीचे स्पेस लिखिए, बाकी 1.7 करोड़ बेरोजगार, बाकी 1.7 करोड़ रोजगार बेरोजगार काम तो करना चाहते हैं, बाकी 1.7 करोड़ बेरोजगार काम तो करना चाहते हैं लेकिन एक्टिव होकर काम की तलाश नहीं कर रहे हैं, भगवान भरोसे, लेकिन एक्टिव होकर काम की तलाश नहीं कर रहे। इसमें 40 लाख महिलाएं शामिल हैं, इसमें 40 लाख महिलाएं शामिल हैं। इससे क्या निकल के सामने आया, मतलब इससे तथ्य निकल के सामने आया, हमेशा महिलाओं की बात करता है, आज पुरुषों की बात करूंगा, कल आप लोगों की बात की, आज पुरुषों बेचारों की बात। पुरुषों के साथ प्रॉब्लम यह है कि ना पढ़वा तो शादी ना हुई, इधर ना पढ़वा तब वो कहीं ना कहीं बढ़िया लड़का से हो ही जाई। इन लोगों में कहावत है क्या, हमारे खातिर क्यों पढ़त हुई। लिखिए, तो भारत के टॉप 5 वो स्टेट लिखना है अब जिसमें बेरोजगारी के आंकड़े अधिक हैं। तो लिखेंगे सबसे ऊपर हरियाणा। हरियाणा पहले क्यों फेमस था बहुत ज्यादा, किस पंचायत की वजह से, खाप पंचायत की वजह से। तो वहां पर लिखेंगे आप हरियाणा का है 34.1%। फिर वहां पर आप लिखेंगे राजस्थान का है 27.1%। ये दिसंबर के आंकड़े हैं। एक फिर आप लिखेंगे झारखंड का है 17.3%। फिर है अपना प्यारा बिहार, जहां पर सबको आईएएस बनना है, बिहार 16%। जम्मू एंड कश्मीर 15%। ये है। और आपको मैं कल एक क्लास में बताया था कि कर्नाटक सबसे साक्षर राज्य है, लेकिन सबसे अधिक शिक्षित बेरोजगारी भी कहां है, केरल में है। और मैं आपको एक चीज बताया था कि सारे केरल के लोग अगल बगल भाग के जाते हैं आंध्र प्रदेश में या तो कर्नाटक में। कर्नाटक में इतना जबरदस्त रोजगार है, वहां पे हर एक आदमी काम में लगा है, जबरदस्त स्टेट है, जबरदस्त है, ठीक। तो वहां कर्नाटक में बेरोजगारी दर सबसे कम है। तो लिखिए सबसे नीचे, ये टॉप 5 है जहां पे बेरोजगारी दर सबसे अधिक है। अब यहां पर आप लिख लेंगे साइड में सबसे कम बेरोजगारी दर, सबसे कम, यहां पर आप लिखेंगे कर्नाटक। हाँ वो आपको बताना है, यही होमवर्क देने वाला हूं। कर्नाटक का लिखिए 1.4%। हर क्लास में होमवर्क दे रहा हूं ये। अब आपको अपने उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आपको बताना है। अगर मैं क्लास नहीं ले पाया तो वीडियो जो अपलोड होगा तो उसको जाकर आप कमेंट में जरूर करिएगा कितना है यूपी का, ठीक। ये है, तो ये है किसका, पूरा ये स्टेट है 1.4%, है ना। अब लास्ट में CMI के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, टाइटल जो संस्था जो बता रही है, ये सारे आंकड़े किसके हैं, CM हटा दें, अच्छा लिख लीजिए। चलिए मैं लिख दे रहा हूं CMIE जो संस्था है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। लिखिए इसका फुल फॉर्म, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इसकी स्थापना हुई थी 1976 में, पूछता नहीं है लेकिन आप जान लीजिए 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। वो भी किस प्रकार से, एक स्वतंत्र थिंक टैंक के रूप में, स्वतंत्र थिंक टैंक के रूप में। तो ये आपका बेरोजगारी दर संबंधित करंट अफेयर खत्म हुआ। अब यहां पे पढ़ने के बाद क्लास में खत्म हुआ है, लेकिन आपके लिए सोचने का तरीके के लिए आपको सोचने का एक नया आयाम मिल गया। इसको देखकर सोचेंगे आप कि बेरोजगारी क्या हालात है, आत्महत्याएं कितनी हो रही हैं, क्या क्या आपको इस तरीके से दिक्कतें सामने आ रही हैं। भारत एक यूथ
कंट्री है, लेकिन यहां पे यूथ सबसे ज्यादा सुसाइड भी कर रहे हैं, जो एक बुरी बात है इससे रिलेटेड। ठीक।